हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पे और थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि काफ़ी कुछ बातें इसमें डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा इमिग्रेशन की जर्नी रही है। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जो भी सारा प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, कितनी लंबी ये जर्नी थी, तो वो सब अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, थोड़ा सा मतलब काफ़ी बारीकी में ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन करी है। तो ये वीडियो है पर मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने के लिए। और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का आपको आइडिया मिलेगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कुछ और सोच रहे थे तो शायद जो चीज़ हो सकता है शायद आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कत कर सकती थी। तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी हेल्प मिले और आप अपनी फ़ाइल को थोड़ा अपडेट कर सको, जिससे कि आपका वीज़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाए और यहाँ पे लैंडिंग का प्रोसेस भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज संडे का दिन है और संडे के दिन आई थॉट कि लॉन्ड्री कर लेनी चाहिए। तो यूजुअली यहाँ पे ऐसा ही होता है दोस्तों, सैटरडे और संडे जो वीकेंड के दिन होते हैं वो लॉन्ड्री के लिए रिजर्व रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप और दूसरे दिन लॉन्ड्री नहीं कर सकते। यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे हाइड्रो के नाम से बोलते हैं। तो हाइड्रो वैसे लगता है कि शायद मतलब जो यूटिलिटी का बिल आता है, हाइड्रो देख के ऐसा लगता है शायद पानी का बिल हो, पर वो बेसिकली पानी का नहीं, वो बिजली का बिल होता है। क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जैसे कि हाइड्रो पानी के थ्रू से जनरेट होती है। बीट लाइक डैम, जो डैम से पानी गिरता है, टरबाइन जिससे रोटेट होती है। तो जो हाइड्रो का बिल आता है दोस्तों, मतलब पावर कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखें तो जो वीकडेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, उस पे जो कंसिडर करो अगर $100 आपका बिल आएगा, तो अगर आप सेम एनर्जी कंज्यूम करो सिर्फ वीकेंड पर, तो वो आपका $50 बिल हो जाएगा। और ये एक रफ सा आइडिया है, वैसे ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि नाइट टाइम पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हाफ़ हो जाती है। तो वीकेंड पर और नाइट के टाइम पर, नाइट का टाइम होता है फ्रॉम 7 PM टू 7 AM। तो अगर आप इस टाइम पे कुछ यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स, तो जो आपका नॉर्मल बिल आएगा उससे हाफ आपका बिल इस टाइम पे आएगा। तो संडे का दिन है, आई थॉट कि छुट्टी भी है, इस टाइम मशीन भी खाली है, तो आई थॉट कि यूज़ कर लेते हैं। मशीन खाली मतलब क्योंकि और भी बच्चे साथ में रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो एकोमोडेशन का आपका रेंट वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअली रह रहे हो। तो जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो यूजुअली आप शेयर ही करते हो किसी ना किसी के साथ, तो वही कॉन्सेप्ट है। और इस टाइम मशीन खाली थी तो आई थॉट कि कपड़े थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, तो आई डिसाइडेड कि चलो कपड़े धो लेते हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं ये। और कपड़े धोने के साथ साथ पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ कि मैं यहाँ पे कब आया, कैसे आया और क्या क्या तरीके थे, क्या क्या प्रोसेस था जो मैंने फॉलो करा अपने उस इमिग्रेशन की जर्नी के दौरान, और इस समय क्या चल रहा है लाइफ में। तो चलो फिर करते हैं शुरू। इसके भी अलग अलग मोड हैं दोस्तों। तो अभी लाइट ही वॉश कर लें क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं है मेरे कपड़े। तो यहाँ इसको सेट कर देना और इसको पुल कर देना
लोड साइज़ चेक कर लेते हैं। लोड साइज़ हमारा मीडियम ही है, वैसे तो स्मॉल में भी काम चल जाए। जो वाटर का टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगा, इसको वार्म कर देता हूँ और एक्स्ट्रा रिंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी है। बाकी ये वाइट कपड़े निकाल लिए, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लीच ऐड कर दूँगा और बस ये अपना हो जाएंगे आधे घंटे में। मैं यही सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो आई थॉट कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। जो मेरी जर्नी यहाँ पे रही है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई स्टार्टेड हियर। और इस समय भी जो सितंबर नया नया स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे सितंबर इनटेक एक काफ़ी बड़ा इनटेक होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडिया से बहुत बड़ी नंबर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। चाइना के बाद अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इंडिया है। बाकी और कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया है, फिलीपींस है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, टर्की है। हमारी क्लास में जो लड़के थे वो एक टर्की से था, एक नाइजीरिया से थी, एक यूक्रेन से थी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं दोस्तों। और इस समय भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। काफ़ी बच्चों के लिए एकोमोडेशन ढूंढना भी एक इशू बन जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आ रहे हो, आपका ऑलरेडी कोई नोन है, तो उससे पहले ही कांटेक्ट में रहो, उससे अपनी सिचुएशन डिस्कस करके रखो कि भाई मुझे इस टाइम पे आना होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रेप करके रखना यार। बोल देना उसे कि आई वुड बी ग्रेटफुल। और यहाँ पे उसके बाद क्या कहते हैं, तो अभी भी दोस्तों काफ़ी बच्चे आए हैं। तो ऐसे ही मुझे रिसेंट एक लड़के का फ़ोन आया, वहाँ से पीछे नोन में से था, मतलब डायरेक्टली मैं तो नहीं जानता पर पेरेंट्स के थ्रू। तो उसकी हेल्प कराने के लिए आप देख सकते हो जो जैसे पीछे सामान रखा हुआ है कुछ। लेट मी शो यू गाइस। तो ये एक फ्रेंड आया हुआ है, उसका थोड़ा सा लगेज हमने यहाँ पे रखवा लिया है। अभी वो ढूंढ रहा है अपना एकोमोडेशन के लिए। तो ये सब सामान, उसके बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये भी बीच में कुछ हुआ पड़ा है। तो अगर आपके पास डॉग है, आप रखते हो डॉग को, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, इसका भी टेक केयर करना पड़ेगा। इसको वॉश कर देते हैं, तो इसको वॉश कर देते हैं दोस्तों और फिर निकलते हैं, थोड़ा बाहर घूमते हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम है और जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी प्यारा दिन है आज, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है। सितंबर को बेसिकली फॉल इनटेक बोलते हैं, क्योंकि इस समय समर्स खत्म होने वाली है और विंटर स्टार्ट होगी, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो फॉल है। तो यहाँ पे जितने भी आप पेड़ देख रहे हो, इनका जल्दी से ही कलर चेंज होने वाला है। काफ़ी सारे पेड़ पत्तों की जो लीव्स हैं या फिर और चीज़ें हैं, वो कोई येलो कलर में टर्न हो जाएगा, कोई ऑरेंज हो जाएगा, कोई रेड हो जाएगा, कोई ग्रीन की शेड दिखेगी। तो ये काफ़ी अलग अलग शेड्स की वैरायटी आपको दिखेगी और काफ़ी प्यारा लगता है यहाँ पे। तो अगर कोई सबसे सुंदर यहाँ पे टाइम है तो या तो वो स्प्रिंग का टाइम है, समर आप उसे बोल सकते हो। और मतलब समर तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल है ही, पर कई बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है स्प्रिंग और फॉल का, ये बहुत ही प्यारा होता है। और फॉल का सबसे प्यारा इसलिए दिखता है क्योंकि एक एकदम से आपको इतना सब कलरफुल, इतनी सारी शेड्स दिखती हैं, इसलिए। स्प्रिंग में भी जब एक एकदम से विंटर्स के बाद, जो कि काफ़ी लंबी हो जाती है यहाँ पे, कई बार जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, ये जो ग्राउंड आपको इतना ग्रीन दिख रहा है, ये सब वाइट स्नो से कवर्ड मिलेगा ज़्यादातर टाइम। तो जब एकदम से ग्रीन आता है तो वो भी आपको काफ़ी प्लीजिंग और काफ़ी सूदिंग लगता है। तो बाहर आ गए हम दोस्तों, अच्छा मौसम है, टी शर्ट डाली हुई है मैंने और वही वापस स्कूल के ग्राउंड में जो पिछली वीडियो में था। ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे एजुकेशन जो है दोस्तों वो यहाँ के लोगों के लिए फ्री है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो तो दोस्तों सभी के लिए फ्री है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, और पीआर के लिए भी, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी। अगर कोई ऐसे बाहर से इमिग्रेंट आया हुआ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, किसी वर्क परमिट पे है, तो उनके लिए नहीं है, पर बाकी सभी के लिए सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन जो 12th तक की है
वो सभी के लिए फ्री है। और कॉलेजेस का ऐसा सीन है कि कॉलेजेस में भी अगर आप पीआर हो या फिर आप सिटीजन हो, तो जो आप फी पे कर रहे हो कंपैरेटिवली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पे करते हैं वो 3 गुना ज़्यादा पे करते हैं। तो अगर कोई रेजिडेंट यहाँ पे 10,000 किसी कोर्स के लिए पे कर रहा है, तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट उसी कोर्स के सेलेक्ट करता है तो वो $30,000 के आसपास कॉलेज इंस्टीट्यूट को पे ज़रूर करता है। और चलो, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों, वो एक काफ़ी मेजर पार्ट है यहाँ पे इकोनॉमी के लिए। क्योंकि मुझे अपने टाइम का याद है, जब मैं आ रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से बंद हो गई थी, क्योंकि मैं 2021 में आया था जिस समय कोविड एकदम से हिट करा था। और कोविड कोविड के समय जो इंसिडेंट्स हुए दोस्तों, वो भी एक मेजर रीज़न था मेरा यहाँ पे मूव होने के लिए। मतलब तब कुछ कुछ चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई जो शायद एक मेजर फैक्टर प्ले करती थी कि मूव हो जाना चाहिए, बाहर निकल के एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि शायद वो कुछ ज़्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हों, या लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो, या वो इन्वायरमेंट जो मतलब आप चाहते हो कि आप खुद उस इन्वायरमेंट में रेज हो जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हों, या फिर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को उस इन्वायरमेंट में पलता हुआ बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं। और स्कूल वालों ने और बच्चों ने इसमें बच्चों को सैपलिंग्स दे दिए होंगे डेफिनेटली, तो उन्होंने ये यहाँ पे ग्रो कर दिए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टमाटो हैं। तो यहाँ से कई बार मैं कुछ टमाटोज ले जाता हूँ अपने घर, जो कि अभी तो कच्चे हैं, पर कुछ टाइम कुछ टाइम रखने के बाद ये राइप हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे अभी तो सब ये तो जो भी दोस्तों दिख रहे हैं वो छोटे साइज के हैं, अंदर की साइड कुछ ये भी छोटे ही हैं, तो अभी इनको नहीं तोड़ते, इनको कुछ बड़ा हो जाने देते हैं। और इस साइड आप देख सकते हो ये अलग है दोस्तों, ये चेरी टमाटोज हैं छोटे छोटे। ये चेरी टमाटोज हैं, तो इनको अगर खाना है तो खा सकते हो। वो देखो वहाँ पे गिरे हुए हैं जैसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मुझे ठीक ठाक लोकेशन यहाँ पे मिल गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बनाए हुए हैं इन्होंने बैठने के लिए, तो आप यहाँ पे आराम से पीसफुली बैठ सकते हो। और साथ में मेरे ये रोड चल रही है, इस साइड जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग का ही कॉम्प्लेक्स है ये बच्चों के लिए, आराम से, ताकि बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ सकें। और हम भी आ गए यहाँ पे आराम से बैठ के। हाँ, तो शुरुआत करें दोस्तों, मैं यहाँ पे कब आया। मैं आया था दोस्तों यहाँ पे, मतलब प्रोसीजर मैंने जो स्टार्ट करा था अपनी यहाँ पे इमिग्रेशन जर्नी का, वो कर दिया था अराउंड 2021 के स्टार्टिंग से, जो मतलब पहली बार मुझे थॉट आया। और आया कब मैं यहाँ पे, सॉरी 2020 में स्टार्ट हो गया था वो डिसीजन जो लिया था। और आना मेरा हुआ था दोस्तों यहाँ पे 2021 के अप्रैल में। तो समर इनटेक में मैं आया था यहाँ पे, मई से मेरी जो कॉलेज स्टार्ट हो रहा था वो मई से हो रहा था। तो अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ दोस्तों। मैंने मेरा होम टाउन पड़ता है पानीपत, तो मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग करी है 12th तक। उसके बाद मैं मेरे पास बायो का फील्ड था, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और
एक साल ड्रॉप करने के बाद वो जो अटेम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, तो उसके बाद आई डिड डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो वहाँ पे इंडिया में तो मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, और यहाँ पे मेरा फील्ड जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो पीछे जो चीज़ें आपने करी हो आप उसी चीज़ में आओ। आप अपना करियर यहाँ पे कभी भी स्विच कर सकते हो। थोड़ा सा नज़दीक आगे बढ़ जाते हैं ताकि फ्रेम अच्छे से आ जाए। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो चीज़ें आपने वहाँ पे करी हो आप उसी चीज़ में यहाँ पे कुछ करो। अ, तो जैसे ही मैं दोस्तों वहाँ पे फार्मेसी करी है, फार्मेसी का डिप्लोमा बेसिकली 2 साल का होता है इंडिया में। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था उससे रिलेटेड अगर कुछ करने की सोच रहा था, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपने पीछे वहाँ पे करी हो आप उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करो। आप अपना करियर स्विच कर सकते हो, बिल्कुल कुछ और डिफरेंट करियर लाइन चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैंने डिप्लोमा करा था उसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ से। तो जैसे ही मैंने जब यहाँ की इमिग्रेशन जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो एक दिमाग में था कि यार जा रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, आगे पीआर के बारे में भी सोचना है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करा था कि पीआर जो यहाँ पे है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे बनती है। पॉइंट्स काफ़ी चीज़ों से सेलेक्ट होते हैं, मतलब डिसाइड करे जाते हैं। वो आपकी एज के ऊपर डिसाइड होते हैं, आपकी एजुकेशन के ऊपर डिसाइड होते हैं, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पिछली कंट्री में आपका, उस चीज़ पे डिसाइड होते हैं। फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हो, तो अगर यहाँ पे आपके पास एजुकेशन है, उस चीज़ के आपके पॉइंट्स डिसाइड करे जाते हैं। आपके पास इस कंट्री में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, तो उस चीज़ के आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं। जो एजुकेशन का फैक्टर है दोस्तों, एजुकेशन के भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि आपने हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन करी है, या फिर आपने कोई उससे ऊपर कोई डिप्लोमा करा है, उस चीज़ के थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। उससे ऊपर अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करी है तो उसके और ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पीजी करी है तो उस चीज़ के काफ़ी और ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। या फिर आपने 2 अलग अलग ग्रेजुएशन करी हैं तो उसके पॉइंट्स होते हैं वो पीजी के इक्विवेलेंट से हो जाते हैं। या फिर आपने पीएचडी करी है उस चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। तो मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा था दोस्तों। एक साइड मेरे पास डिप्लोमा था जिसके इतने पॉइंट्स, मतलब जिसके ये पॉइंट्स थे, और दूसरी साइड में अपना ग्रेजुएशन को कंसिडर कर रहा था, तो जो थोड़ा सा हायर उस पर पड़ता था, तो कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मुझे ग्रेजुएशन के मिलते। तो इसलिए आई डिसाइडेड नॉट टू शो माई माई डिप्लोमा इन फार्मेसी, कि कहीं यार वीज़ा मिलने में शायद दिक्कत ना आ जाए। जो कि थोड़ा सा जो करियर गाइडेंस वहाँ पे ली थी किसी एजेंट से, उसने भी यही सजेस्ट करा, जो कि अब मुझे लगता है थोड़ा डाइसी था, थोड़ा गलत डिसीजन था। अगर मैं शो भी कर सकता था तब भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन हो जाते कि अगर मैं चाहता तो मेडिकल फील्ड के अंदर भी अपनी स्टडी कर सकता था, बीट लाइक तभी करता, कॉलेज चेंज करने जैसे बीच में कॉलेज चेंज कर लेते हैं तो कॉलेज चेंज करके कर सकता था, या फिर स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी कर सकता हूँ। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद तो शायद मैं अब भी कर सकता हूँ, वो चीज़ मुझे अभी क्लियर नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाकी फिर था दोस्तों जो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करी मैंने अपनी, और उसके बेसिस पे उससे रेलिवेंट मिलता जुलता कोर्स यहाँ पे उससे मिलते जुलते कोर्स में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो जो मैंने स्टडी करी है दोस्तों यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट की करी है। तो वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेरे पास। और तो जो पीजी डिप्लोमा मैंने करा है उसके बेसिस पे उसकी ड्यूरेशन दोस्तों 2 साल की थी। 2 साल, अब यहाँ पे 2 साल भी कंप्लीट 2 साल नहीं होते। एक साल जो होता है यहाँ 2 सेमेस्टर का होता है दोस्तों, और एक सेमेस्टर की जो लेंथ होती है वो 4 मंथ की होती है। तो 2 साल यानी कि 16 मंथ, 16 मंथ। तो अगर आप हिसाब लगाओ तो ये 1.5 साल पूरे नहीं हुए। तो 1.5 साल में आपका 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट। और उसके बेसिस पे यहाँ का जो सिस्टम है दोस्तों इमिग्रेशन का, वो ऐसे बोलता है कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हो, यानी कि 8 महीनों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, तो आपको 1 ही साल के लिए वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप 1.5 साल की कोई पढ़ाई कर रहे हो 3 सेमेस्टर की, तो 1.5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। पर अगर आप 2 साल की यहाँ पे कोई स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा उसकी लेंथ 3 साल की होगी। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ वर्क परमिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो 3 साल की होती है। तो आप देखोगे दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो
मतलब आई वुड से कि 90% स्टूडेंट्स हमेशा 2 साल का कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो 12th के बाद आते हैं तो वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी ऑप्ट कर लेते हैं जो कि अराउंड लाइक 4 साल की होती है। पर आई थिंक कि अगर आपका मोटिव पीआर लेना है, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचो, तो 2 साल का प्रोग्राम ही सबसे ज़्यादा वर्थ इट लगता है मुझे, क्योंकि 1 साल के प्रोग्राम में आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट का वो मिलता है और आगे आपको यहाँ पे तो जो 2 साल के बाद प्रोग्राम के साथ ये बात आती है दोस्तों कि जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो 3 साल का मिल जाता है। और जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात होती है जो मैंने डिस्कस करा दी कि कनेडियन एक्सपीरियंस आपकी पीआर के पॉइंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस वो काउंट करते हैं वो 1 साल का करते हैं। अगर आपके पास 11 महीनों का भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और सपोज करो कि आपका 11 महीने और कुछ दिनों का एक्सपीरियंस पूरा हो गया पर 1 साल का नहीं हुआ और उससे पहले आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। तो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है तो आपका एम्प्लॉयर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और कोई आपके पास रास्ता बचेगा नहीं। तो ये जो आपका सारा प्रोसेस अगर आपने सोचा इस तरह से कि मैं आऊँगा यहाँ पे स्टडी करूँगा, स्टडी के बाद वर्क परमिट मुझे मिलेगा और वर्क परमिट पे मैं काम करूँगा तो उससे जो पॉइंट्स मिलेंगे उसके बेसिस पे मैं आपकी पीआर अप्लाई करूँगा, तो वो सारा प्रोसेस एक तरह से पानी में चला जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर की वजह से दोस्तों ज़्यादातर लोग 2 साल का प्रोग्राम लेते हैं जिसमें 3 साल का आपके पास वर्क परमिट आ जाता है। 3 साल में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी छूट होती है आपके पास कि आप आराम से अपना 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंप्लीट कर सको। तो ये एक बात है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया मैं मेरा जो प्रोग्राम था वो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सेलेक्ट करा क्योंकि वो मेरी ग्रेजुएशन से थोड़ा मेल खाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर जब भी आप अपना स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो वो आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलिवेंट हो, मिलता जुलता हो, तभी चांसेस हैं। अगर सपोज करो मैंने पीछे कुछ कॉमर्स की स्टडी करी और मैं यहाँ पे कोई हेल्थ साइंसेस का प्रोग्राम सेलेक्ट कर दूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मेरी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद एक रीज़न कि मैं यहाँ पे क्यों आया, तो बात है दोस्तों 2020 की। उस टाइम पे आई गेस कोविड तभी चल रहा था। तो ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो गई थी दोस्तों। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इन गुड़गांव। तो वहाँ पे जस्ट एज ए स्टार्ट करा था मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड था वो। तो वहाँ मैंने स्टार्ट करा दोस्तों और घर से दूर रहता था तो पानीपत मेरा होम टाउन है, गुड़गांव में मैं रहना स्टार्ट कर दिया एक पीजी में। और तभी के आसपास की बात है, थोड़े से वहाँ पे कम्युनल राइट्स हो गए थे जिनकी देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मतलब उससे पहले भी ऑब्वियसली होते रहे होंगे पर वो चीज़ उस समय मैं वहीं पे था। तो और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन चले, वो 3-4 दिनों तक चले। आई नो उस टाइम पे जो यहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प था वो दिल्ली विजिट कर रहा था, तब की ये बात है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हुआ कि यार सोसाइटी थोड़ी सी खराब हो चुकी है तो यहाँ से थोड़ा निकलते हैं। तब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया था, यूएस था, कनाडा था। कनाडा एक मेजर यही रोल था कि इजीली यार यहाँ पे थोड़ा सा पीआर मिलना इजी है, अपने आप को पैर जम जाएंगे थोड़ा इजीली अगर चाहो। बाकी जाके एक्सप्लोर तो हर जगह करना है, स्ट्रगल हर जगह करनी है। तो यहाँ पे पीआर होने का रीज़न इजी था। बाकी आप अपने पेरेंट्स को इजीली यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, तो वो एक मेजर फैक्टर था। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करा हुआ था यहाँ पे, मेरे साथ रह के गए गर्मियों की छुट्टियों में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद दोस्तों और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही एक फैक्टर है, मतलब हर किसी के हर अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर हो सकता है, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके, मतलब वहाँ पे पीछे अनएम्प्लॉयड है इस वजह से बाहर मूव करने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है दोस्तों 1 साल से, क्योंकि जो कोविड और ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें
जो गैस के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हुए पड़े हैं, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है और काम है नहीं बच्चों के पास यहाँ पे भी। तो ये एक सिचुएशन है जो कि इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हर किसी के लिए एक अपने लिए वो अलग सिनेरियो हो सकता है। कोई यहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा साफ सुथरा है, हवा पानी शुद्ध है, वहाँ पे थोड़ा लगता है कि मिलावट है यार, हर चीज़ में प्योरिटी बची नहीं हुई है, तो इसलिए काफ़ी बंदे माइग्रेट कर जाते हैं। तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो उसके बाद दोस्तों प्रोसीजर मैंने स्टार्ट करने की डिसाइड करी, तो आई टुक सजेशन कि यार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में यही होता है कि एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स हेल्प करते हैं, ये इनके पास जाओ। तो मुझे ध्यान है कि सबसे पहले मैं करनाल में गया था किसी के पास, तो उन्होंने बस यही पूछा कि मतलब मुझे वही लगा कि बस ही वाज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ टू मी कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। और दोस्तों जैसे ही मेरा वहाँ पे मेरी जो ग्रेजुएशन चल रही थी वो 3 साल की थी, डिप्लोमा जो था मेरा वो 2 साल का था, तो 1 साल में फ्री था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने एक लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया था, चाइनीज़ के उसमें। बस वो टाइम पास ही था दोस्तों, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ आती नहीं है मुझे खास, बेसिक्स ही आती है थोड़ी, जो बिल्कुल मतलब फर्स्ट लेवल आप जिसे बोलते हो, तो वो मुझे पता है थोड़ा सा। तो मैंने उसको बताया वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेट करवा दूंगा तेरा काम। तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें तू वहाँ पढ़ा भी सकता है क्योंकि तेरे पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है भाई साहब, मुझे खुद इतनी नहीं आती है, मैं पढ़ा कहाँ से दूंगा, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ और उसने अपनी फीस बता दी थी अराउंड, मुझे शायद 20,000 के आसपास उसने बता दी थी। तो आई सेड कि चलो निकलते हैं, मतलब आपको बताएंगे फिर आराम से। थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांग लिए थे कि ये आपने भेज दो, तो आई वाज लाइक कि नहीं अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। बाकी वो कहते हैं कि फिजिकल पकड़ा दो, तो मुझे यही लग रहा था कि अगर फिजिकल उनके पास पकड़ा दिए होते तो बंदा वहाँ उनके साथ फंस जाता। तो ऐसा ना करो, अपनी अच्छे से मार्केट में घूमो, रिसर्च करो। तो उसके बाद मैं एक दूसरे एजेंट के पास गया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो मैं दूसरे एजेंट के पास गया, वहाँ पे जाके उनसे मैंने अपना सिनेरियो डिस्कस करा। मुझे ध्यान है दिल्ली में गया था मैं सेकंड टाइम पे। तो वहाँ पे मैंने अपना सिनेरियो डिस्कस करा कि ऐसे ऐसे है मेरा प्रोफाइल, और आप बताओ क्या क्या कॉलेज आप सजेस्ट कर सकते हो, किस कोर्स में आप सजेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे 2 यूनिवर्सिटी बताई थी यहाँ पे, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का तो मैं नाम ले ही सकता हूँ। तो उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी बताई थी, वैंकूवर में यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट, उसमें उन्होंने मुझे एक एमबीए प्रोग्राम सजेस्ट करा था। और दूसरी एक वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिटी है कैमलूप्स, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा है। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी। थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी वो है, उसमें भी एमबीए उन्होंने मुझे सजेस्ट करी। तो एमबीए वाज लाइक 2 इयर्स प्रोग्राम, मुझे ठीक लग रहा था। पर जो पोस्ट ग्रेजुएट थी उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा थी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही था, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हुए हैं उनका मैंने रिव्यू पढ़ा, तो मुझे ऐसे कोई खास ऐसा लगा नहीं कि इतनी ज़्यादा वर्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे वर्थ है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है जो यहाँ टोरंटो में है, वैंकूवर में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, मॉन्ट्रियल में है मैकगिल यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी ऐसी अगर कुछ यूनिवर्सिटी होती तब तो फ़ायदा भी था। तो ऐसे सिंपल यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक्स्ट्रा फीस देने का भी कोई मुझे खास वो नहीं लगा। तो वहाँ से मैं निकल आया था। उसके बाद मुझे एक और एजेंट के पास में गया, उनसे मैंने डिस्कस करा कि ये मेरी प्रोफाइल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे एक कॉलेज वहीं बीसी का वहाँ बताया, उसी मतलब सेम कैमलूप्स का बताया कि इसमें करवा देते हैं आपका। या फिर उन्होंने मुझे एक बताया, मतलब कैमलूप्स, और दूसरा मुझे बताया यहाँ पे किशनर वाटरलू में पड़ता है कॉनेस्टेबल कॉलेज, तो उन्होंने वो दूसरा बताया। मतलब हर एक एजेंट कोशिश करता है अपना उन्हीं इंस्टीट्यूट को सेल करने की आपको, जिनसे उनका अच्छा टाई अप हो, जिनसे उनको अच्छा कमीशन आता हो। हर एक एजेंट को जो भी जितने भी आप स्टूडेंट्स को वो एनरोल करवाते हो तो कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, तो वो उसी को ही करते हैं। मैं उस समय सिर्फ ये देख रहा था कि मेरे लिए बेटर क्या होगा। तो कैमलूप्स की जो डिस्टेंस है वैंकूवर से वो काफ़ी दूर पड़ती है, आई वुड से कि कम से कम भी 6 घंटे तो ज़रूर पड़ती होगी। तो मैं जो उस समय देख रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि यार जब तू, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैसे लग गए होंगे और उसके बाद मैं आगे पैसे नहीं मंगाना चाहता था, तो मैं जो मेजर हब है, फाइनेंशियल हब्स हैं, मैं उनको देख रहा था। अगर यार पार्ट टाइम जॉब करने भी कहीं पे जाओ
तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैंने वहाँ से वैंकूवर का देखा डिस्टेंस, वो 6-7 घंटे ज़रूर होगा वहाँ से, अगर आप कार से जा रहे हो। और यहाँ से मैंने किशनर से यहाँ टोरंटो ब्रैम्पटन के लिए डिस्टेंस देखा, तो वो 1.5 घंटा 1.25 घंटा इतना डिस्टेंस पड़ता है। तो उस समय मुझे किशनर वाटरलू का जो ये ऑप्शन था वो ठीक लगा, तो आई सेड कि चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उसके लिए उन्होंने मुझसे कोई चीज़, कोई एक पैसा चार्ज नहीं करा, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस करा, उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि यार बच्चे आ जाएं, हम जितने ज़्यादा बच्चों को एनरोल कराएंगे उतने ज़्यादा बच्चे क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा बच्चों को हम एनरोल कराएंगे उतना ज़्यादा कमीशन तो हमें कॉलेज की तरफ से मिल ही जाएगा। तो वो मुझसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे थे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई ऐसा एजेंट मिलता हो जो आपसे चार्ज ना करता हो, मतलब अगर आपसे कोई चार्ज कर रहा है तो ऐसे काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो बिना कुछ चार्ज करे आपको एनरोल करवा देंगे, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करा देंगे। ऑफर लेटर मेरा आ गया था दोस्तों, ऑफर लेटर की फीस थी $100। तो उन्होंने पूछ लिया था किससे कराना है, आई सेड की कॉन्स्टेबल कॉलेज से करा दो। तो $100 उसकी फीस थी उस समय। वो मैंने पे कर दी। उसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर फिर मेरा स्टार्ट हो गया था एक्चुअली। तो ऑफर लेटर आ गया था, उसके बाद एक जीआईसी होती है दोस्तों, जीआईसी यहाँ की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी आपकी करी हुई है कि आपको जीआईसी तो भरनी पड़ेगी। तो जीआईसी होता है दोस्तों एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, कि आपने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किसी बैंक में कर दिया है। तो उस टाइम, या शायद अभी भी, वो $10,000 ही है। तो $10,000 वहाँ पे सबमिट करवा लिए थे बैंक में, मतलब बैंक लिंक होते हैं। तो वो सिस्टम हुआ, $10,000 मैंने सबमिट कर दिए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जीआईसी में भी काफ़ी दिक्कत आती है। अभी जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कुछ नए बच्चे आए हैं तो उन्हें बैंक की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको वो एक्टिवेट करानी पड़ती है दोस्तों जीआईसी अपनी। और बच्चों को काफ़ी काफ़ी टाइम तक यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करते हैं यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कंपेयर टू जहाँ से मैं आया हूँ इंडिया में। हर एक जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ड्राइव टेस्ट का काफ़ी लंबी लाइन लग जाती हैं। आपने किसी वीडियोस में, किसी रील्स में ऑब्वियसली देखा होगा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। बच्चे 5 बजे जाके लाइनों में लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ऑफिस के खुलने का टाइम होता है 8-8:30 बजे। तो उस मतलब इस चीज़ में इतनी लंबी लाइनें लगती हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे हमारे तहसील होते हैं ये सब। तो यहाँ पे सर्विस प्रोविंसेस के हिसाब से होते हैं। जैसे प्रोविंस का सर्विस ओंटारियो हो जाएगा, एक बड़ा होता है। जैसे अगर आपको सिन नंबर अप्लाई करना है तो सर्विस कनाडा जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और लाइनों में खड़े होके वो बैंक्स तो आपको डील नहीं करते ऐसे लाइनों में बिना अपॉइंटमेंट के। यहाँ इन ऑफिसेज में लाइन में लगना, वो मतलब आराम से आपके 3 से 4 घंटे, तो अगर आप लकी हो तो 2 घंटे, वरना 3 से 4 घंटे नॉर्मल है। उसके बाद दोस्तों तो जीआईसी खोलने के लिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। एजेंट्स कई बार थोड़ा सा प्रॉपर गाइड नहीं करते। कुछ बैंक होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसकी यहाँ पे ब्रांच है नहीं। मैं जिस समय आ रहा था मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वो बंदा विनीपेग रहता था। विनीपेग में उसकी जो जीआईसी करा दी थी एजेंट ने, वो आईसीआईसीआई बैंक में करा दी थी। और पूरे के पूरे विनीपेग में, मैनिटोबा में कहीं भी आईसीआईसीआई की ब्रांच नहीं थी, तो सिर्फ टोरंटो में थी। उसको स्पेशली फ्लाइट लेके यहाँ पे आना पड़ा, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। अपॉइंटमेंट बुक करी, फ्लाइट लेके यहाँ पे आया, तब यहाँ पे आगे जीआईसी एक्टिवेट कराया। तो ये कुछ कुछ डिसीजन है दोस्तों, जो आप थोड़ी सी अगर अपनी रिसर्च अच्छे से कर लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जो अपनी जीआईसी बुक कराई थी दोस्तों, वो सीआईबीसी बैंक में कराई थी। यहाँ पे जो 5-6 मेजर बैंक है दोस्तों, उनमें आप अपनी जीआईसी बुक करा सकते हो। जैसे कि स्कोशिया बैंक है यहाँ पे, एक आरबीसी है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, एक बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, एक सीआईबीसी है, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक टीडी बैंक है, टोरंटो डोमिनियन। तो ये कुछ 5-6 बैंक हैं मेन जिनकी फिजिकल लोकेशंस हैं। तो आप अगर जीआईसी ओपन करना चाह रहे हो तो इन्हीं के साथ करा सकते हो, या फिर आजकल इन्हीं बैंक के कुछ एफिलिएटेड बैंक्स है दोस्तों, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो और वो मतलब इन्हीं बड़े बैंक्स की वो है सब्सिडरी। तो उनके साथ आप अपनी जीआईसी ओपन करा सकते हो। उसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या आईआरसीसी है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप अपने जीआईसी डिपॉजिट करते हो $10,000, तो वो भी एक्सेप्टेबल है आपकी एप्लीकेशन के लिए।
इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में कि जीआईसी का क्या प्रोसीजर है और कौन से बैंक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जीआईसी डन करवाई दोस्तों मैंने। उसके बाद जीआईसी के बाद एक मेजर चीज़ होती है, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब नोटरी करवा लेने होते हैं, जो भी आपके, ताकि रेलिवेंट वो दिख सके आपके सब डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, मतलब वो तो एप्लीकेशन के टाइम पे होता है। उससे पहले फिर मैंने मेडिकल कराया था, जो इमिग्रेशन के लिए उस समय ज़रूरी होता है। वो कुछ कुछ मतलब वो कुछ मतलब उस डिसीजेज को वेरीफाई करने के लिए होता है कि इस बंदे को कोई ऐसे डिसीज तो नहीं है कि जो यहाँ पे आए तो वो कम्युनिकेबल हो और दूसरे बंदों को, मतलब यहाँ की सोसाइटी में उस डिसीज की वेव स्टार्ट हो जाए। तो वो आई थिंक उसी लिए होता है मेजरली। तो वो मैंने वो कराया था। और उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाई करा लिए थे नोटरी से, जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद दोस्तों तो ये एप्लीकेशन मैंने लगा दी थी, मुझे ध्यान है। और सबसे मेन दोस्तों आइल्स आइल्स के बिना तो कुछ प्रोसेस कंप्लीट है ही नहीं, आइल्स की जितनी स्ट्रगल होती है। तो मुझे ध्यान है दोस्तों, आई थिंक 6 से ज़्यादा आपके बैंड आने चाहिए, या फिर ओवरऑल 6.5, नो लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल। तो मैंने तैयारी करी थी दोस्तों। उस टाइम कोविड था तो कहीं पे भी फिजिकल एकेडमी नहीं थी, मुझे ध्यान है। तो एक ऐप थी, उसका काफ़ी प्रमोशन उस टाइम चल रहा था, कैम्बली ऐप। तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सही थी। आपको मतलब पर्सनल आपका टाइम मिलता था 15 मिनट का, या फिर आप 30 मिनट भी कर सकते हो इसको, मतलब 15 मिनट पर डे। वो मैंने 1 महीने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, तो 7-8 हज़ार का था या 14-15 हज़ार का उसका सब्सक्रिप्शन था। तो वो मैंने ले लिया था। मैं क्या यार, कहीं बाहर जाने से बढ़िया इन्हीं के साथ। और वो ट्यूटर काफ़ी सही है यार, आपके मतलब बाहर से आपकी मर्जी है, आप किसी भी कंट्री से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि हर एक कंट्री का अलग एक्सेंट है, अलग स्लैंग है, तो उस चीज़ में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस अगर मुझे पुरानी मिलती है वो ढूंढनी पड़ेगी मेरे कैम्बली के अकाउंट में, अगर लॉगिन हो गया तो वहां से अगर कोई वीडियोस मुझे मिलती हैं तो मैं इसके साथ शेयर कर। Can you hear me, Hello. Abhishek? Yes, yes, Natasha, Okay. I can hear you. Okay, great. So today, like I said, we're going to begin by doing an IELTS speaking test. This usually takes between 15 and 17 minutes. So we will begin now. Do you have a pencil and something to write on? Yes, a pencil and a notebook. Part two. Okay, so we're going to begin with part one. Okay. Tell me about your hometown. So I basically live in a city called Panipat. It is situated in the state of Haryana. And it is an hour drive away from the city of New Delhi, which happens to be the capital city of India. Panipat is basically known for the quality of that it produces all across and export all across the world. And the rural part. Oh, Hey Natasha, I'm very well. How are you? I am so happy today. Oh my gosh. What is the best thing that happened for you today? Okay, so I don't think anything happened to me that I can describe that it was best. Okay, well, you ate aloo gobi. How was that? That was very good. That's so funny. Now, when I eat it, I will think of you. Okay, so let's do a part two prompt. Are you ready? Yes. Okay, here we go. Can you see it? Yes, I can read. I'm starting your time now. Okay. दूंगा या फिर अलग से कोई वो वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी। तो वो था दोस्तों, उस पर मेरी काफ़ी अच्छी प्रैप होगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा आई थिंक 6.5 ही आए थे मेरे,
दो में 6.5 थे और दो में 6 थे, तो ओवरऑल 6.5 आ गए थे मेरे। ये था। और हाइल्स बुक करना था अपना, मुझे ध्यान है मेरा हाइल्स जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली का ही मैंने मेडिकल ले लिया था उसके बीच में। तो एक दिन 3 मॉड्यूल हुए थे मेरे, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और अगले दिन स्पीकिंग का था। तो ऐसे था। तो मैंने अपनी मेडिकल की डेट ऐसे ले ली थी कि एक दिन मैं अपने तीनों मॉड्यूल दूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा, फिर अपना स्पीकिंग का दूंगा, और जिस दिन स्पीकिंग का था मेरा उस दिन फिर मैं जाने के बाद मैं अपना मेडिकल दिया था। तो वैसे तो यार काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पे थे दिल्ली में, क्योंकि वहीं से मैंने स्टडी करी थी। पर जैसे ही कोविड का टाइम था, मतलब मैं नहीं चाहता था कि किसी को तंग करूं, तो गाड़ी लेके तब मैं गया हुआ था। और गाड़ी लेके तब दोस्तों में वहाँ गया हुआ था। मेरे मन में यही था कि यार किसी को तंग नहीं करना है, तो मैं अपना गाड़ी में ही यार सारी रात मैंने, मुझे ध्यान है, गाड़ी में मैंने निकाली थी। तो वो भी एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही था मेरे लिए। तो सब ठीक हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद मैं आराम से घर आ गया अपना वापस। और कहीं जाके मतलब ये सितंबर में मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी। दिसंबर में जाते आते मेरे पास वो आया था, अपना बायोमेट्रिक के लिए लेटर आ गया था कि आप जाओ अपनी बायोमेट्रिक दे आओ। तो बायोमेट्रिक देने गए, तब तक दोस्तों मुझे ध्यान है, तो बायोमेट्रिक की मुझे अपॉइंटमेंट दिल्ली की मिली। मुझे ध्यान है दोस्तों, उस टाइम पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, फार्मर्स एजिटेशन, जो 3 लॉ आए थे उनके अगेंस्ट उनका प्रोटेस्ट था, तो उसको लेके वो काफी दिनों से वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे आके इकट्ठा हुए हुए थे, और काफी ज्यादा दिनों से वहाँ मुझे ध्यान है सर्दियों का टाइम निकल गया था वो। तो शायद जनवरी में या दिसंबर में मेरी डेट थी, उसी टाइम पे वो आए हुए थे। तो पूरा रास्ता ब्लॉक था, उस टाइम पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा था वहाँ पे, और तो फिर गाड़ी भी नहीं ले जा सकता था। तो आई टुक अ डिसीजन कि यार जाना तो है ही, इसको मिस नहीं कर सकते। तो मुझे ध्यान है मैं बाइक लेके गया था, स्पेशली वहाँ पे बुलेट होती थी उस टाइम मेरे पास। तो बुलेट लेके मैं वहाँ से गया, गाँव के अंदर अंदर से घूम घूम के, और वहाँ गया। वहाँ वो बायोमेट्रिक होगी, मुझे बायोमेट्रिक का भी एक ऑप्शन देते हैं आपको प्रीमियम, अगर आपने सेलेक्ट करनी हो। तो मुझे कुछ खास वर्थ इट लगी नहीं थी वो, तो मैंने मना कर दी थी। ले भी सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आजकल मैंने सुना है कि वहीं पे आपको सिम कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप प्रीमियम सर्विस लेके आते हो, जो कि सही है, वरना आपको यहाँ पे आने के बाद सिम कार्ड के लिए अलग से घूमना पड़ता है, और काफ़ी सारी जगह आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है अगर आप दूसरी अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो, जैसे बैंक की अपॉइंटमेंट ले रहे हो या फिर और कुछ। तो अगर वहाँ उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा भी है, ले सकते हो आप वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो यहाँ पे प्लान्स हैं, मेरे पास जो प्लान था, नए बंदे जो आए हैं उनसे मैंने डिस्कस करा क्या प्लान है, तो काफ़ी कंपेरेबल ही है। तो आई वुड से कि आप जा सकते हो उसके लिए। मुझे लग रहा है यहाँ नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अलग पीछे मूव हो जाता है। इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है कि मैं बैठ ना सकूँ। काम का ही नॉइज़ आई थी होगी, तो यार आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार इतना तो कर ही सकते हैं। ये दोस्तों स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ से एंट्रेंस है बच्चों की। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के लिए पेंटिंग वगैरह कर दी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। सामने कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ पे गेम खेलने का दोस्तों, बेसबॉल वगैरह। वैसे मैंने देखा नहीं है कभी भी यहाँ खेलते हुए किसी को। अभी बात ये है कि आज संडे है, और जैसे ही लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलने आ रहे थे, आज मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखा जो क्रिकेट खेलते हो। अदरवाइज यहाँ क्रिकेट खेलने वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। आप वहाँ पे प्रीमियम सर्विस लेके वो थोड़ा सा आपको सिम वगैरह मिल जाता है। तो बायोमेट्रिक होगी दोस्तों, उसके बाद मेरी, मैं वापस घर पे आ गया।
काफ़ी टाइम हो गया मेरा वीज़ा नहीं आया, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे भी जो आईआरसीसी का स्टाफ था उसमें भी उनकी छुट्टी करी हुई थी काफ़ी सारे सारे स्टाफ की। तो वो शॉर्ट स्टाफ पे काम कर रहे थे। उसके बाद इसलिए वीज़ा प्रोसेस होने में भी काफ़ी टाइम आ रहा था। अगर प्रोसेस या तो अप्रूव हो जाता या डिक्लाइन हो जाता, तो कम से कम दिमाग में वो नहीं रहता कि यार क्या रहेगा क्या रहेगा। हमारे काफ़ी टाइम तक यही टेंशन बनी रही थी, मुझे ध्यान है। उसके बाद जैसे ही कॉलेज का हमारा जो इनटेक था वो स्टार्ट होने वाला था अप्रैल में। हाँ जी, हाँ तो नहीं सॉरी, विंटर में, जनवरी में। तो जैसे ही इनटेक स्टार्ट होने वाला था, कॉलेज ने बोल दिया कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना इनटेक स्टार्ट कर लो जब तक कॉलेज ना वो वीज़ा ना आए आपके पास। जैसे ही वीज़ा आएगा तो उसके बाद आप वो हमें बता देना, हम आपको एनरोल कर लेंगे। तो तब तक आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मतलब वो एक रिस्क था। अगर फिर हमने पूछा यार अगर वीज़ा डिक्लाइन हो गया तो कहते फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी जो एक सेमेस्टर की फीस है वो हम डिडक्ट करके आपकी बाकी हाफ सेमेस्टर की फीस हम पे कर देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों एक साल की आपको कम से कम ट्यूशन फी अपनी पे करनी होती है, तो वो हमने कर दी थी। आई थिंक 8,500, 8 या 8,500 मेरी सेमेस्टर की फीस थी। तो 16-17 हज़ार एक साल की फीस पे कर दी थी मैंने। उसके बाद हमने सोचा कि यार चलो सब कुछ ठीक है, होपफुली वीज़ा तो आ ही जाएगा, स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। जितनी जल्दी स्टडी पूरी होगी उतनी जल्दी फिर वर्क परमिट आएगा। तो स्टडी मैंने स्टार्ट कर ली थी। हमारा फिर यहाँ पे दोस्तों स्टडी में ग्रुप बन जाते हैं आपके। तो हमारे ग्रुप बन गए थे यार 5 या 6 बच्चों का। तो मोस्टली जो एक सब्जेक्ट में ग्रुप थे वो ज़्यादातर सब्जेक्ट में वही ग्रुप बने हमारे। तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हुए वीज़ा के, कि वीज़ा आया या नहीं आया। तो धीरे धीरे करके यार एक लड़के का रिजल्ट आया, उसने बताया कि अप्रूव हो गया। हमने कहा यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर टेंशन भी बन गई, एक तरह से पॉजिटिव होप भी आई कि यार हाँ ठीक है आ जाएगा, हमारा भी आ जाएगा अगर इसका आ गया तो। फिर दूसरे का आया, उसका भी अप्रूव हो गया, तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई। फिर आया तीसरे लड़के का, उसका पता लगा कि यार उसका रिजेक्ट हो गया। तो फिर टेंशन बन गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब रिजेक्ट भी हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रूव ही होगा। तो जैसे उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो टेंशन बढ़ गई थी। फिर हम उसके बाद मतलब एक हफ्ते बाद हमारा वीज़ा आया था, मेरा और दूसरे लड़के का आसपास ही आ गया था, 1-2 दिन बाद। तो वो 7-8 दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल कटे यार, कि ये इतने सारे पैसे लग गए हैं, अगर बाई चांस वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करा है। पर लकीली फिर हम दोनों का वीज़ा आ गया। तो बस उस लड़के के लिए यार बुरा फील हुआ कि हाँ इसका टाइम भी इन्वेस्ट हुआ, इसके पैसे भी वापस नहीं आएंगे कॉलेज की तरफ से। तो ये एक रिस्क था दोस्तों उस टाइम हमारे टाइम पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आने की जर्नी स्टार्ट होगी। वीज़ा जैसे ही आया तो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी कि यार स्टडी तो ऑलरेडी चल रही है और नेक्स्ट सेमेस्टर वहाँ पे इन क्लास लगाएंगे। जो कि पता लगा कि आप आ सकते हो, पर ड्यू टू कोविड आपकी जो क्लासेस हैं वो भी फिजिकली नहीं कंडक्ट करी जाएंगी, वो भी ऑनलाइन ही होंगी। तो आपको अगर आना है तो आ सकते हो, वहाँ रह के लगानी है तो वहाँ रह के भी लगा सकते हो। तो हमारे दिमाग में था कि चलो यार काफ़ी टाइम यहाँ एक सेमेस्टर यहाँ निकाल दिया, वहाँ चलते हैं देखते हैं, वहाँ अल्टीमेटली तो वहाँ जाना है ही, एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ उस टाइम मुझे ध्यान है दोस्तों इनकी एक कंडीशन थी कि आपको एक तो तब तक वैक्सीन्स भी नहीं आई थी, तो आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे आप जब लैंड करोगे तो आपको अपना टेस्ट करवाना है यहाँ पे कोविड का, और 3 दिन तक आपको क्वारंटीन करना है, और 3 दिन के बाद शायद 2 हफ्ते और करना है, मतलब टोटल 2 हफ्ते करना है। तो 3 दिन आपके वहाँ हो जाएंगे, 11 दिन फिर आपको घर पे आके करना है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ होटल्स के साथ डील कर लिया था, कुछ होटल स्पेसिफिक होटल्स की लिस्ट हमें दे दी थी कि आप यहीं पे अपना वो बुक करा सकते हो। तो जो होटल मुझे बुक करा, मुझे यहाँ का इतना आइडिया था नहीं। मेरा जो दोस्त था मैंने उससे बात करी कि यार वीज़ा बुक हो गया, वो सॉरी वीज़ा आ गया है, फ़्लाइट बुक करा ली है, तो यहाँ पे रूम बुक कराना है क्वारंटीन के लिए। तो उसकी हेल्प ली, उसने मेरे लिए होटल बुक करा। तो मुझे ध्यान है उस टाइम जो 3 दिन के लिए होटल बुक हुआ था उसका 1 दिन का रेंट था $400। मेरी लाइफ में मैंने कभी इतना एक्सपेंसिव रूम कभी रेंट नहीं करा था। 1 दिन का किराया 400 $400, यानी ये इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखो तो 24,000 का एक कमरा 1 दिन के लिए। तो
तो कोई बात नहीं, मजबूरी थी, वो करना पड़ा। $1200 मेरे 3 दिन के वहाँ गए। तो जैसे ही उन्होंने टेस्ट करा वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उसके बाद वहाँ हमें हमारे रूम में छोड़ दिया कि आप चले जाओ। वहाँ रूम में वेट करा मैंने, और आई थिंक उसी शाम को या अगले दिन सुबह उनका रिजल्ट आ गया कि आपका कोविड जो है वो नेगेटिव है, तो आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। तो एक तरफ मेरे दिमाग में था, यार कभी पूरी लाइफ में इतना महंगा रूम कभी रेंट भी नहीं करा। हाँ, और पता नहीं शायद आगे कभी करूँ या ना करूँ, तो अभी इतनी जल्दी क्यों जाना है वहाँ, जाके पता नहीं क्या होगा। मतलब निकलने की भी एक्साइटमेंट थी और दिमाग में ये था कि यहाँ रुक जाते हैं। तो जो रुकने वाली थॉट थी वो ओवर पावर कर गई। ऐसे कि नहीं, अभी मैं रुकूंगा यार 2 दिन और, मजे लेने दो मुझे यहाँ पे। पर वहाँ बैठे बैठे भी बोर हो गए थे यार, वहाँ कोई मजे लिए नहीं गए। तो मैं एक दिन तो वहाँ स्टे करा, पर जैसे ही तीसरा दिन स्टार्ट हुआ मैंने अपने दोस्त को कहा कि क्या कर रहा है, आजा मुझे लेने आजा। और फिर मैं उसके साथ निकला, उसके साथ। तो वो काम कर रहा था, उसके साथ मैंने अपना दिन स्पेंड करा। यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमे फिरे। टिम हॉर्टन्स पे मुझे याद है पहली बार टिम हॉर्टन्स पे फ्रेंच वनीला पिलाई थी। जो कि आई थिंक जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे सभी की गो टू ड्रिंक वही होती है कि फ्रेंच वनीला टेस्ट कराते हैं, चल तुझे। तो यही सब था दोस्तों, यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेरा दोस्त है, उसी के साथ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ब्रैम्पटन में मैं रह रहा हूँ तब से। और 2.5 साल हो गए हैं। स्टडी कंप्लीट हो गई है मेरी दोस्तों। स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है, वर्क परमिट पे हूँ मैं इस टाइम। और लेट मी रिमाइंड, मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक विंटर्स में मेरी। चलो स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं। तो अप्रैल तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, सितंबर तक मेरा सेकंड सेमेस्टर हो गया था दोस्तों। उसके बाद एक सेमेस्टर का मैंने ब्रेक लिया। फिर मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ विंटर्स में। तो दोबारा जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, और फिर समर्स में सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। तो मतलब फॉल में मैं फ्री हो गया था। फॉल में मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था, और मेरा वर्क परमिट जाके आया था आई थिंक 2 महीने में या 4 महीने बाद मेरा वर्क परमिट आया था। मुझे 4 महीने लग गए थे, मुझे ध्यान आ गया। तो जनवरी दिसंबर में जाके मेरा वर्क परमिट आया था पिछले साल। और अगर मुझे कहीं काम मिल जाता तो मेरा वो एक्सपीरियंस उसी डेट से स्टार्ट हो जाता दोस्तों, जिस डेट से मैंने अपना वर्क परमिट की फाइल अप्लाई करी थी। तो सितंबर से ही अगर मैं कहीं रेलिवेंट फील्ड में मेरा जॉब एक्सपीरियंस चल रहा होता तो वो सितंबर से ही काउंट हो जाता और 1 साल का पूरा होता। तो जनवरी में मेरा कहीं वहाँ जाके वो आ गया था, और उसके बाद से मेरा वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है। तो देखो इस साल जनवरी में वो वर्क एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही पूरा होगा आई विल अप्लाई फॉर माई PR। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और जो एक और चीज़ दोस्तों मेन थी स्टडी परमिट अप्लाई करते वक्त, वो आपकी SOP करके एक डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो आई बिलीव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो प्रॉपर उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही आपके उसमें, मतलब अगर आप कंसिडर करो मैं ऑफिसर हूँ जो आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा और आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे मेरे सामने, तो अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसने प्रेजेंट करे हैं जो कि मुझे मतलब जस्टिफाई से नहीं हो पा रही, कि इसका कुछ गैप है बीच में, तो उसके बीच में इसने क्या करा है, या फिर इसकी स्टडी ये है और अब ये थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी लग रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो अगर आप उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे कि उस वीज़ा ऑफिसर को ऐसे लगे कि हाँ यार चलो ठीक है, ये जो बोल रहा है ये मतलब ये बात जम रही है, थोड़ा सही लग रहा है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी एप्लीकेशन में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ध्यान रखिए उसको, बाकी सारी चीज़ें तो सभी की हो जाएंगी, पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका अपना पर्सनल होगा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, उसमें आप जस्टिफाई करेंगे कि यार वहाँ पे जाऊँगा, मैं स्टडी करूँगा, स्टडी करके वो जो स्टडी का एक्सपीरियंस होगा वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा अपनी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे उस फील्ड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वो जो एक्सपोजर बाहर मुझे मिलेगा वो मेरे कॉर्पोरेट या फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे, मतलब मेन पॉइंट एक ही होता है कि आप स्टडी के बाद वापस आ जाओगे, तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप उस स्टडी वीज़ा में ये मेंशन कर दोगी
कि स्टडी करूँगा, उसके बाद वहीं रुकूंगा, वहीं सेटल होना है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन आपकी डिनाई हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे इमिग्रेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे इनको बंदे चाहिए जो यहाँ पे सेटल हो जाएं। पर अगर आप स्टडी परमिट के लिए फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो तो उस चीज़ में ये मेंशन ना करो कि भाई हम तो यहाँ सेटल होंगे, ठीक है। वो आपका डिसीजन होगा बाद में, आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है, आपको यहाँ रुकना है, या फिर आपको लग रहा है कि आप पीछे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, वहाँ पे आपकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ थी, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स हो गई हैं। तो हार्डशिप्स की अलग वीडियो बनाएंगे यार, वो भी हर एक की अलग स्टोरी होती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं आई बिलीव उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो सबको अगली वीडियो के लिए सेव करके चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो चीज़ आपको सही ना लगी हो, कुछ आप मेरे लिए सजेशन दे सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी और वीडियोस भले ही चाहे इन्फॉर्मेटिव हो या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपके साथ शेयर करता रहूँ आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।